जनाब राशिद लंगड़ियाल साहब से बात करने का, और इनसे ये जो कि एफबीआर के चेयरमैन हैं, हार्वर्ड कैनेडी स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में से फारिगुल तहसील हो चुके हैं, तो इनसे ज़रा समझेंगे कि टैक्स होता क्या है, क्यों होता है, किस लिए होता है, वगैरह वगैरह। तो राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने थिंक फेस्ट को वक्त दिया और पाकिस्तान के टैक्स पेयरों को वक्त दिया कि आपसे बात कर सकें। और पहला सवाल सर आपसे ये है कि आप टैक्स कितना लेते हैं, वो कितना लेते हैं, ज़रा बताइए तो सही, कितना टैक्स लेते हैं आप साल का? जी, कितना लेते जी हैं? जी, कितना आपका टारगेट था इस साल? इस साल आपका 9.23 ट्रिलियन का टारगेट है, और इसमें आपका इनकम टैक्स कोई 5.4 ट्रिलियन है, 4.9 आपका सेल्स टैक्स का है, रफली 1.5 कस्टम्स ड्यूटी का है जो टारगेट्स है, और देन देयर इज सम एफईडी। तो ये है टोटल, लेकिन ये रफली 40% नॉमिनल इंक्रीज है ओवर द प्रीवियस ईयर। 13 है या 9 है आपने कहा? जी 13.2। 13.2 बिलियन। करेक्ट। तो 13,200 अरब रुपया टैक्स लेंगे आप हम लोगों से, Correct, जो आपका टारगेट है, जो पिछले साल से 40% ज्यादा है। दैट्स करेक्ट। तो यहाँ पे ये हर आदमी बैठा हुआ ये तस्वुर कर सकता है कि जो भी पिछले साल उसने टैक्स दिया था उससे 40% ज्यादा दे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। देखें, हम जो टैक्स नहीं ले रहे, मैं वो आपको पहले बता देता हूँ। बताइए। सो इस वक्त जो हमारा टैक्स गैप है, जिसे हम जो टैक्स लगे हुए ऑलरेडी, जो रेट्स है, उनको अगर चेंज ना किया जाए और किसी किस्म का कोई और टैक्स में चेंज ना हो, तो हमारा कोई पिछले साल के नंबर्स के ऊपर 3.4 ट्रिलियन का सेल्स टैक्स में गैप है। इसी तरह कोई 2 ट्रिलियन का इनकम टैक्स के में गैप है। तो ये मेजर गैप्स है। कोई 600 बिलियन का कस्टम्स वाली साइड पे गैप है। तो अगर इस सारे को आप देखें तो जो टैक्स का इस दफा टारगेट मुकर्रर किया गया है वो पॉलिसी मेजर्स का एक पार्ट है, ऑफ कोर्स, जो जून में लगे, और उसके अलावा एक बड़ा पार्ट इस बात का है कि जो टैक्स हम नहीं दे पा रहे। मैं मसलन आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, इनकम टैक्स की हम बात कर लेते हैं जो ज़रा समझ आता है, आसानी से समझ आता है। तो हमारे यहाँ ये डिबेट रही है कि बहुत थोड़े लोग हैं जो टैक्स देते हैं और ज़्यादा लोग नहीं देते। आपने सुना होगा कि वो 2 लोग बस को धक्का लगा रहे हैं, मैं ये ऐड भी देखता रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि आपके यहाँ बहुत थोड़े लोगों का ही इनकम टैक्स बनता है। हम एक गरीब मुल्क हैं, हमारे यहाँ जो लोग हैं, ज्यादातर लोगों की टैक्सेबल इनकम ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, जो इवन करंट रेट है जो लो है 50,000 रुपया पर महीना, उसके ऊपर 60% लोगों की तो इनकम ही उससे कम है, 60% हाउस होल्ड की। तो अगर आप टोटल देखें तो हमारे कोई 6.7 मिलियन लोग हैं जो वर्कफोर्स का हिस्सा है। दिस इंक्लूड सीईओज एंड ओनर्स एंड डायरेक्टर्स एंड एवरीबॉडी। इस 6.7 मिलियन का जो टॉप 1% है वो 6,70,000 लोग बनते हैं। इन 6,70,000 की जो इनकम टैक्स लायबिलिटी है वो 1.7 ट्रिलियन है करंट टैक्स रेट के ऊपर। इस 1.7 ट्रिलियन में से ये जो 6,70,000 लोग हैं जो टॉप 1% है, जी नहीं, 6,70,000 मैंने आपको बताया, तो नहीं 1% बनता है ऑफ 67 मिलियन। 67 मिलियन आपकी वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है टोटल। आपके इलाके में है, आपके टोटल 243 है, नहीं 67 मिलियन। तो 67 मिलियन में से ये जो टॉप 1% है ये 6,70,000 लोग हैं। इनकी जो टैक्स लायबिलिटी करंट टैक्स, इनकी एवरेज इनकम जो टॉप 1% की वो 13.2 मिलियन है। ज़ाहिर इसमें बहुत ज्यादा इनकम वाले लोग भी शामिल है और कुछ कम वाले भी शामिल है। ये जो लोग हैं इनकी 1.7 ट्रिलियन की टैक्स लायबिलिटी है। जो ये अपनी ब्रैकेट में बुक कर रहे हैं टैक्स, जो वो डिक्लेयर करते हैं, जब हम उस डेटा को देखते हैं तो ये रफली 500 बिलियन उसमें से दे रहे हैं, 499 टू बी एग्जैक्ट इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। जिसका मतलब है कि 1.2 ट्रिलियन का गैप सिर्फ टॉप 1% का है। आपका जो टोटल इनकम टैक्स गैप है वो 2 ट्रिलियन का है। और जो 95% ऑफ द हाउस होल्ड है, जो नीचे वाले 95% ऑफ द हाउस होल्ड है, उनका टोटल टैक्स गैप 140 बिलियन से कम है। यू जस्ट लुक एट दिस,
140 बिलियन, क्योंकि उनकी इनकम इतनी कम है और टैक्स रेट भी ज़ाहिर आपको पता है कैस्केड करता है। तो ये जो 140 बिलियन है, हम वो जो बस में ज़्यादा लोगों को चढ़ाने की कोशिश करें, ये 140 बिलियन के लिए चढ़ाने की कोशिश करें। जो बस को 2 बंदे धक्का लगा रहे, असल में वही सही धक्का नहीं लगा रहे। वो 1.2 ट्रिलियन का आपका सिर्फ टॉप 1% में गया था। मेरी जो आप देखें, एक और तरह इसको देखें, आपके रफली 5% हाउस होल्ड को अगर आप ले लें तो इसमें जो गैप है वो 1.5 ट्रिलियन का है, और टोटल 2 ट्रिलियन का, जिसमें सिर्फ कारपोरेट टैक्स साइड एक सेकंड सर, जस्ट एक सेकंड में एक्सप्लेन कर लूं। आप एक और तरह देखें, पाकिस्तान में टोटल 4 मिलियन घराने ऐसे हैं जिनका एयर कंडीशनर लगा हुआ है। आप ऐसा मुल्क जिसमें इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी शदीद गर्मी, अगर किसी के पास 4 पैसे होंगे तो सबसे पहले तो अपना एयर कंडीशनर तो घर में लगवाएगा ना। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो एयर कंडीशनर लगा लेते हैं, इस्तेमाल नहीं करते, और कभी कभार कोई मेहमान आ जाए, ससुराल वाले आ जाए तो उस वक्त इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो बंदा इनके पास टैक्सेबल इनकम है ही नहीं, ये रफली वही 5 to 6% लोग बनते हैं, तो ये 5 to 6% दुरुस्त टैक्स नहीं दे रहे। सर एक मिनट रुक जाए, अब मुझे बताएं टैक्स गैप क्या होता है? देखिए, टैक्स गैप ये होता है कि आप अगर इनकम टैक्स साइड पे देखें, इनकम टैक्स क्या बताएं? अभी सिर्फ ये इनकम टैक्स का, तो आपकी जो भी आपकी इनकम है और जो आपका टैक्स रेट है उसको जब अप्लाई करते हैं अक्रॉस हाउस होल्ड, हमारे पास अब अच्छा हाउस होल्ड का सर्वेज मौजूद है। सो हाउस होल्ड की आपको मीन एक्सपेंडिचर के सर्वेज मौजूद हैं जो पीबीएस की कैलकुलेटेड है, वो हमारा डेटा नहीं है। जब हम उसके ऊपर मीन हाउस होल्ड इनकम के साथ आपको करते हैं, टैक्स रेट को करते हैं, तो आपकी एक टोटल टैक्स लायबिलिटी निकलती है। तो उसमें से जो पैसे आपके पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे वो क्या है। सो मतलब अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ प्रॉब्लम नन फाइलिंग इतना बड़ा नहीं है, अंडर फाइलिंग ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। Under तो कर क्या रहे हैं, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम? जी, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम ह्यूज प्रॉब्लम है। अंडर सर रिपोर्टिंग, ये इसमें सिर्फ टैक्स पेयर ही गिल्टी है? जी जो टैक्स देने वाला है वही गिल्टी है या अमले भी इसमें? नहीं, दोनों साइड पे, टैक्स लेने वाला भी, टैक्स देने वाला भी। टैक्स लेने वाली साइड पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, उसके अंदर भी बहुत इश्यूज हैं। उसमें कैपेबिलिटी की भी, कैपेसिटी के भी इशू हैं, उसके अंदर इसके अलावा इश्यूज भी मौजूद हैं जो आप सबके नॉलेज में हैं। लेकिन क्या है, सिस्टम का डिजाइन 5% को हेल्प करने के लिए बनाया गया है। ये जो 5% है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यही लोग वो हैं, ये जो टैक्स नहीं दे रहे 1.2 ट्रिलियन, यही रोज आपको टीवी पे आके बताते हैं कि मुल्क को कैसे ठीक करना है, हमारे पास वो नुस्खा मौजूद है जिससे ये मुल्क ठीक हो जाएगा। और यही लोग हैं जो पॉलिसी मेकिंग के वक्त जून में आप फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, मई जून में जितने लोग आपको मिलने आते होंगे उतने पूरा साल इस्लामाबाद में नहीं आते। तो वो आपको जो लोग जुलाई से अप्रैल तक इस्लामाबाद में नजर नहीं आते, वो यकदम मई जून में उनके इस्लामाबाद में तमाम सोशल तलकात एक्टिव हो जाते हैं। तो ये पॉलिसी साइड पे भी करते हैं, इंटरवीन करते हैं। हमारे ईएफएस की, बस वाली ईएफएस की पॉलिसी बनी हुई है, एक्सपोर्ट की फैसिलिटेशन, बहुत अच्छी पॉलिसी है। लेकिन क्या किया उन्होंने, कहा जी आप कोई चीज इंपोर्ट कर लें, हम आपसे टैक्सेस नहीं लेंगे क्योंकि आपने एक्सपोर्ट करना, विच इज फाइन, विच इज परफेक्ट। लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है वो 5 साल रखा। अब 5 साल, तो वो कौन सा ऐसा मैन्युफैक्चरर है जिसे अपने रॉ मटेरियल मंगा के 5 साल बाद प्रोडक्शन करनी पड़ती है? अगर वो ये कर रहा है तो वो तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट ही नहीं कर रहा, और ही शुड बी आउट ऑफ द बिजनेस। तो ये वो लैप्सेस हैं जिनको यूज किया जाता है और उसके नतीजे में। लेकिन आपका सवाल वैलिड है कि क्या हम एफबीआर की ऑर्गेनाइजेशन की करंट कैपेबिलिटी के साथ इस गैप को फिल कर लें? नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये को पिछले 4-5 महीने में हमने एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान एफबीआर की अपनी कैपेबिलिटी बेहतर करने के लिए बनाया है। वो आगे चलते हैं तो हम उस पर बात करेंगे। जी सर, ये जो 13,000 कितने 500 अरब रुपए आप लेंगे हमसे इस मुल्क में, जिसमें टोटल इनकम जो है वो 1,08,000 अरब रुपया होगी इस साल, तो आप तकरीबन 12.5% हमारी इनकम का ले लेंगे। सवाल पूरा सुन लीजिए। जी इजाजत हो तो। जी प्लीज। सो 12.5% हमारी इनकम का ले लेंगे, और इनकम से मुराद ये है कि जो फकीर को भीख मिलती है उसके भी 12.5%, जो ज़कात दी जाती है उसके भी 12.5%, गरीब अमीर बूढ़ा मर्द औरत जवान सब के 12.5% जो है वसाइल आप ले लेते हैं एफबीआर। तो ये टैक्स लेते हैं आप, तो ये इसका हमको क्या इफादियत होती है, हमको मिलता क्या है इसके सामने? अच्छा देखिए, ये एक ना हमारे एक और डिबेट जो होती है,
یہ ہے کہ کیا ہم ٹیکس زیادہ لیتے ہیں؟ کیا پاکستان از این اوور ٹیکس کنٹری؟ اب دو طرح اس کو دیکھا جا سکتا ہے. ایک ہے ٹیکس ریٹس. تو بہت جگہوں پہ ٹیکس ریٹ غلط ہیں, ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جیسے پرسنل انکم ٹیکس ریٹ از آن ہائر سائڈ, سیلریڈ کلاسز پہ جو ٹیکس ریٹ ہے وہ از آن ہائر سائڈ. اسی طرح آپ کا جی ایس ٹی بھی پروبیبلی سلائٹلی امینڈ ہو سکتا ہے. اسی طرح آپ کے امپورٹ سٹیج پہ ٹیکسز جتنے ہم لیتے ہیں وہ ہمیں نہیں لینے چاہیے, وہ کہیں اور لینے چاہیے. یہ بات تو درست ہے, لیکن کیا ان ٹوٹل ہم ٹیکس باقی کمپیریبل ملکوں سے زیادہ لیتے ہیں؟ تو یہ بات درست نہیں ہے. ہمارا ٹیکس جی ڈی پی ریشو رفلی 9% ہے. ہمارا ایکسپینڈیچر جو جی ڈی پی ریشو رفلی 19% ہے. اچھا, کیا گورنمنٹ بہت زیادہ خرچ کرتی ہے؟ از پاکستانی گورنمنٹ اسپینڈز ٹو مچ کمپیئر ٹو ادر کنٹریز؟ نو. آپ ساری کمپیریبل کنٹری سے دیکھ لیں, آپ کا ایکسپینڈیچر جو جی ڈی پی ریشو یا برابر ہے یا کم ہے. انڈیا میں رفلی وہ 24% ہے, ہمارا 19% ہے, بنگلہ دیش, باقی تمام ملکوں. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ وی آر ایبل ٹو کلیکٹ ٹو لٹل. دیٹ از دا ایشو. تو گیپ جو سارا آ رہا ہے وہ اس سے آ رہا ہے. جب آپ کہتے ہیں 12%, اس سال جو ہمارا ایسٹیمیٹ ہے جی ڈی پی کا وہ 122 ٹریلین کا ہے, آپ کے علم میں ہے. اور 122 ٹریلین کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ جی ڈی پی کے علاوہ بھی کچھ سپینڈیبل انکم ہے جو پاکستان میں آتی ہے, وچ از رفلی $30 بلین. اس دفعہ شاید اس سے زیادہ ہو, جسے ہم ریمیٹنسز کہتے ہیں. تو جب آپ اسپینڈنگ سائڈ پہ دیتے ہیں تو ناٹ اونلی دی جی ڈی پی پلس آل دا نیٹ ریمیٹنسز دیٹ یو گیٹ, دیٹ از پارٹ آف دا ٹوٹل اسپینڈنگ یو میک. میں اسی کی آپ پرٹیکولرلی آپ نے بات کی کہ کس کس سے لیتے ہیں. انڈیا میں جو سیلز ٹیکس آن گڈز ہے وہ صوبوں کے پاس ہے. ہمارے ہاں یہ فیڈریشن کے پاس ہے. انڈیا میں سیلز ٹیکس آن گڈز از 6.5% آف جی ڈی پی. ہمارے ہاں کیونکہ انڈسٹریل بیس نسبتاً ایز اے پرپورشن کم ہے, تو ہمارے ہاں یہ رفلی 5.5 اور 6% آف جی ڈی پی کے درمیان ہونا چاہیے اگر ہم پورا کلیکٹ. لیکن پچھلے سال جو ہم نے کلیکٹ کیا وہ 3% ہے. سو آپ کا سیلز ٹیکس لون کا جو گیپ ہے وہ 3.4 ٹریلین. جب سر کہتے ہیں کہ, اور سر کیونکہ has worked as finance minister, he knows inside story as well, کہ جی وہ کیا ہم ہر ایک سے لے رہے ہیں یہ 12%, کیا ہر ایک سے نہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ کے ابھی تک بہت سارے ایریاز ہیں جیسے فوڈ آئٹمز ہیں وہ ایگزیمپٹیڈ ہیں. آپ کے را فوڈ کے جتنے ہیں کیٹیگریز وہ ساری ایگزیمپٹیڈ ہیں. اسی طرح آپ کے بہت سارے اور ایریاز ہیں جسے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہمارے یہاں ہیں, باقی جگہوں پہ بھی فوڈ آئٹمز اور اس طرح کی چیزوں کو ٹیکس نہیں کیا. گزارش کروں کہ جواب بڑا اچھا ہے, لیکن وہ جواب وہ نہیں ہے جو سوال تھا. سوال سر یہ پوچھا تھا کہ یہ جو ہم آپ کو 13,000 ارب روپے دیتے ہیں, یا جو آپ 18,800 روپے وفاق میں خرچ کرتے ہیں, یا صوبوں میں 12,000 روپے خرچ کرتے ہیں, اس سے عوام پاکستانی عوام کو کیا ملتا ہے؟ اچھا, میرا یہ خیال تھا کہ آپ تھوڑا سا ایسے اے پولیٹیکل رکھیں گے پاکستانی عوام کو. ایک سیکنڈ سر, مطلب آپ کا تو پیپل وانٹ ٹو نو کہ واٹ سروسز ڈو وی گیٹ. سر دیکھیں, میں بتاتا ہوں. دیکھیں, ڈیبیٹ یہ ہے کہ آپ جو فیڈرل گورنمنٹ ٹیکسز کلیکٹ کرتی ہے, سے 57% اس میں سے صوبوں کو جاتا ہے, تو وہ ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں اسے بہتر خرچ کرنا چاہیے. تو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے, بہتر خرچہ ہونا چاہیے, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اسی طرح پروونسز کو ٹیکسز تھوڑے سے بہتر طریقے سے کلیکٹ کرنے چاہیے. فیڈریشن کا بھی گیپ ہے, اسے بھی بہتر طریقے سے کرنے چاہیے. اس پہ ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے. کیا ہم اسکول ایجوکیشن میں جو پیسے اسپینڈ کر رہے ہیں وہ کافی ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے. جو سب سے بڑا ایکسپینڈیچر ہے آپ کا پروونشل سائڈ پہ, تو وہ کافی نہیں ہے کیا؟ جی کر لیں گے. اچھا, تو کیا جو پیسے ہم خرچ کر رہے ہیں پبلک اسکول ایجوکیشن میں, وہ پیسے ایونچولی بچے کے ایجوکیشن آؤٹ کم میں ٹرانسلیٹ ہو رہے ہیں؟ تو نہیں ہو رہے. یہ دونوں سوالوں کا یہی جواب ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں, ایگزیکٹلی وہی جواب ہے. لیکن کیا ہے اس کی وجہ؟ آپ کا اسکول سسٹم کے ڈیزائن کے, جس طرح ٹیکسیشن سسٹم کے ڈیزائن کے ایشو ہیں, اسی طرح اسکول کے ڈیلیوری سسٹم. سو ہمارے اسکولز اس وقت جو بنے ہوئے ہیں, پبلک اسکولز کی میں بات کر رہا ہوں, وہ اس ڈیزائن پہ نہیں ہے کہ بچوں کی ایجوکیشن بہتر ہوگی, وہ اس ڈیزائن پہ ہے کہ بچوں کے نمبر آف ایئرز آف اسکولنگ بہتر ہوں گے. اب ان دونوں میں ایک بنیادی فرق سمجھ لیجئے. پاکستان میں اس وقت ایوریج ایئر آف اسکولنگ جو ہے, میں آپ کو صرف بتا دیتا ہوں کہ یہ فرانس میں 1967 میں اچیو ہوا تھا. پاکستان has already achieved the same average years of schooling جو فرانس نے 1967 میں اچیو کیا تھا. تو اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ والا ہم نے لیول اچیو کر لیا تو فرانس آف پاکستان should look like فرانس آف 1967 which it doesn't. تو کیا وجہ ہے
Education production function has failed. एजुकेशन प्रोडक्शन फंक्शन क्यों फेल हुआ है? क्योंकि आप नंबर ऑफ years तो कर रहे हैं, एजुकेशनल आउटकम्स नहीं. हमारे यहाँ ये एक बड़ी लंबी स्टडी 2002 से चल रही है, आसम खाजा वगैरह जिष्णु दास वगैरह ने शुरू की थी. एक लीव्स का प्रोजेक्ट है, दोज ऑफ यू हैव वर्कड ऑन एजुकेशन बीट्स दे नो दैट. उसमें हमने ये देखा कि जो प्राइवेट स्कूल, लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स हैं पंजाब में वर्सेस जो पब्लिक स्कूल्स हैं, उसमें टीचर्स आर अंडरपेड इन प्राइवेट स्कूल्स. Teachers are under-trained compared to public schools. Teachers in the private schools have less education compared to public schools. लेकिन educational outcomes are 3 times more. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि that money is being allocated. मैं आपको मिसाल देता हूँ. I worked at DCU खानेवाल. हमारा वहाँ पे एक वो जिससे आप देखते हैं ना मुस्लिम जगहों पे स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट के नॉर्मल सिस्टम से नहीं, तो मियां चन्नू एक पब्लिक स्कूल है. तो मैंने उनसे जब चेक किया और उधर दाखिलों की बहुत सफारशें होती थी कि हमारे बच्चे को दाखिल करा दे, हमारे बच्चे को दाखिल. तो मैंने चेक किया कि उस जमाने की बात 2011 की कि आपकी एवरेज पर चाइल्ड स्पेंडिंग क्या है. तो उनकी एवरेज पर चाइल्ड स्पेंडिंग 1000 रुपया थी उस वक्त मियां चन्नू पब्लिक स्कूल की. और जो गवर्नमेंट स्कूल थे उसी डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के जिसमें हाई स्कूल वगैरह शामिल थे, उनकी एवरेज पर चाइल्ड कास्ट 1050 रुपए थी. इसका मतलब क्या हुआ कि एलोकेशन हो रही है, लेजिस्लेचर अपना फंक्शन कर रही है, वो एलोकेशन कर रही है, लेकिन वो जो पाइप है जिसके जरिए दैट मनी हैज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू वैल्यू एंड इनटू एजुकेशनल आउटकम्स, दैट पाइप हैज मेनी होल्स थ्रू व्हिच इट गोस. मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि हम टैक्स दे रहे हैं, उसके नतीजे में जो सर्विसेज हमको मिलनी चाहिए वो सही नहीं मिल रही. सर्विस डिलीवरी बिल्कुल, ये मैं इस तरह कहूंगा, ना हम टैक्स पूरा दे रहे हैं, ना जो दे रहे हैं उसके नतीजे में जो सर्विसेज मिलनी चाहिए वो पूरी मिल रही है. इस बात में तो कोई देखिए, इसमें कोई अब वो ना एकेडमिक साइड पे इख्तलाफ है ना दूसरी साइड. ये जो सारी आपकी डिबेट इस वक्त होती है वो यही होती है ना कि आप अपने सिस्टम्स को कैसे बेहतर जी 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 सर, वो एक इकोनॉमिस्ट हैं, इतने मशहूर ज्यादा हैं, इतने बड़े इकोनॉमिस्ट नहीं थे, आर्थर लेफर, आपने जरूर नाम सुना होगा उसका. और उनकी एक लेफर कर्व थी, उसके बारे में जरा सा कुछ बताएंगे तो फिर मैं अगला सवाल पूछूंगा. जी फरमाइए. सो बेसिकली मिफ्ता साहब ये कह रहे हैं कि इब्न खल्दून ने आज से कुछ 400-500 साल पहले ये कहा कि जब आप टैक्सेशन का रेट बहुत बढ़ा देते हैं तो आपका टोटल टैक्स कम हो जाता है, क्योंकि यू गो ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ लेफर कर्व जिसका आप जिक्र कर रहे हैं. तो अगर सवाल ये है कि लेफर कर्व के हम राइट साइड पे हैं या लेफ्ट साइड पे, तो हम लेफ्ट साइड पे हैं करंटली. क्यों हुआ ऐसा? हम जिन लोगों से लेफर कर्व के राइट साइड पे रहते हुए हमें टैक्स कलेक्ट करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए. तो नतीजा ये हुआ कि जहां जहां जिस पार्ट से, जैसे अभी सैलरीड क्लास की हमने बात की है, उससे हमने ज्यादा लेना शुरू कर दिया. अच्छा, अब ये दुरुस्त पॉलिसी ऑप्शन नहीं है, लेकिन क्या किसी गवर्नमेंट के पास या किसी, जैसे मिफ्ता साहब खुद फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, क्या इनके पास ये ऑप्शन ये थी कि ये लेफर कर्व के यकदम राइट पे चले जाते? यकदम आप नहीं जा सकते. देयर इज अ ट्रांजिशन टाइम, लेकिन हमें जाना राइट साइड पे चाहिए. ये आप दुरुस्त कह रहे हैं. क्या आपके ज़हन में कोई और सवाल था? नहीं, जिसको आप राइट कह रहे हैं मैं उसको लेफ्ट कर रहा था, लेकिन मतलब मैं यहाँ से जीरो से शुरू कर रहा था. तो मतलब मेरा कहने का ये है कि मिसाल के तौर पर जो इस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछ रहा था कि हमें बस 3 टैक्स रेट्स हैं. जो सैलरी क्लास के ऊपर जो हाईएस्ट टैक्स रेट है वो 38.5% है. हम 50,000 रुपए से शुरू करते हैं कि किसी की 50,000 तनख्वाह, उसको भी शुरू करते हैं. और ये 4 साल पहले मैं वजीर खजाना था जब शुरू हुआ. अब इन्फ्लेशन बढ़ गया, वो 70 हो जाना चाहिए था, लेकिन 50 ही पे कर रहे हैं हम. और बहुत ज़्यादा लड़ाई मैंने भी की थी, इन्होंने भी की होगी IMF से इस पे. और 38.5% है, लेकिन हमारा जो बिजनेस इंडिविजुअल है उसके ऊपर टैक्स रेट से हाईएस्ट 49.5%. यानी कि जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं अस्पतालों में, उनको हम कह रहे हैं कि 49.5% आप अपना टैक्स दे दें. और मेरा नहीं ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा कंप्लाई होता होगा. नहीं होता. जब मैं पहली मरतबा वज़ीर ख़जाना बनने का मुझे इत्तफाक हुआ या मौका मिला, तो हमने कोशिश की थी कि 15% टैक्स करें. और उसकी वजह ये थी कि, और आई वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सैलरीड एम्प्लॉयज़, आई वॉज थिंकिंग ऑफ कि जो जोड़िया बाजार कराची में या अकबरी मंडी में या दीगर जगहों पे जो काम बिजनेसमैन करते हैं वो 2-3 करोड़ रुपए कमाते हैं. अगर आप उनसे कहें कि 50% अपनी इनकम आप डिक्लेयर करके हमको दे दें तो ज़रा सा मुश्किल है. तो इज देयर एनी प्लान इन द फ्यूचर वेयर यू विल रिड्यूस दीज टैक्स रेट्स?
دیکھیں اس کے نا یہ وہ چکن اینڈ ایگ پرابلم ہے. پہلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی سائڈ پہ ایف بی آر میں ڈیفینیٹلی, بٹ گورنمنٹ ایز اے ہول از کاگنیزنٹ آف دس, اور اس پہ آپ نے شاید کچھ کیبنٹ میٹنگز کے حوالے سے سنا بھی ہوگا کہ گورنمنٹ خود بھی کنونس ہے کہ کچھ ٹیکس ریٹس ایسے ہیں جنہیں کم ہونا چاہیے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. ایشو کیا ہے کہ کیا آپ کے پاس اس پچھلے فائنینشیل ایئر میں یہ آپشن تھی جب آپ بجٹ لا رہے تھے؟ کیا وہ آپشن آج کی ڈیٹ میں اویلیبل ہے؟ نہیں ہے. جو بات کی نا کمپلائنس کی, جب تک ہم کمپلائنس کو, جوڑیا بازار کی کمپلائنس کو, سوتر منڈی کی کمپلائنس کو بہتر نہیں کرتے تو یہ آپشن کریٹ نہیں ہوگی. یہ سپیس تب کریٹ ہوگی جب ہم سیلز ٹیکس سائٹ پہ بھی اور انکم ٹیکس سائٹ پہ بھی ان لوگوں کو جہاں پہ کمپلائنس کی ایشو ہے ان کو نہیں چلے. ابھی آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ ایک نئی لیجسلیٹو پرپوزل ہم لے کے گئے ہیں ہاؤس میں, سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی نے اسے اپروو کر دیا ہے, اب یہ نیشنل اسمبلی میں جا رہی ہے. اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی پیسے کماتا ہے وہ جب خرچ کرتا ہے تو وہ خرچ نہیں کر سکے گا یا مشکل سے کر سکے گا اگر اس نے اپنی انکم کو ڈکلیئر نہیں کیا. سے فار ایگزامپل آپ کے ہاں لوگ جب پیسے کماتے ہیں تو کدھر لے کے جاتے ہیں؟ دے بائی وہیکلس, دے بائی پلاٹس, دے بائی پراپرٹی. وہ پیسے ہوا میں تو نہیں رہتے نا, دے ڈو سم تھنگ وتھ دس, وہ یا انویسٹمنٹ کرتے ہیں. سو ابھی ہم جو لیجسلیشن لے کے گئے ہیں وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایلیجیبل نہیں ہیں, اور ایلیجیبل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر آپ نے پچھلی ٹیکس ریٹرن میں اپنی انکم شو نہیں کی تو آپ جا کے ڈی ایچ اے کے دفتر میں یا کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے دفتر میں پلاٹ نہیں خرید سکیں گے until unless آپ کی لاسٹ ٹیکس ریٹرن یہ شو کرتی ہے that you have sufficient resources. اس کی امپلیمنٹیشن سائٹ پہ اور بہت سی ڈیٹیل ہے, میں اس میں نہیں جاتا, بٹ بگ تھنگ از کہ اگر آپ نے اپنی انکم کو ڈکلیئر نہیں کیا تو آپ کے اسپینڈ کرنے کے آپشنز کم ہو جائیں گی یا بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. سر دو میں سوال پوچھ کے پھر میں پبلک کے لیے یہ بات کر دوں گا, کیونکہ آئی ایم شیور مینی آف یو وانٹ ٹو آسک راشد صاحب کویسچنس. تو ایک سوال تو سر یہ کہ آپ نے کہا کہ آپشنس نہیں ہیں ہمارے پاس ٹیکس کم کرنے کے جب تک کمپلائنس نہیں ہو. چکن اینڈ ایگ پرابلم ہے, آپ کہہ رہے ہیں 50%, 49.5% ٹیکس دے دیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ٹیکس ریٹس کم کرو پھر دیں گے, تو یہ ایک مسئلہ ہے. تو سر کوئی اخراجات کم کرنے کے کوئی پاسبلٹی ہے؟ مثال کے طور پر اس بار جبکہ آپ کا انفلیشن ریٹ اس سال 12% ہوگا شاید, ایکسپیکٹڈ تو تھا, آپ نے 22% جاری اخراجات بڑھائے اور آپ نے 64% پی ایس ڈی پی کے ایکسپینڈیچرز بڑھائے. پچھلے سال 700 ارب تھے, اس بار 1150 ارب روپے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ہم پی ایس ڈی پی پہ یہ خرچ کریں اور انٹرپروینشن بڑے بڑے پروجیکٹس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کریں, اور ضروری ہے کہ 22% ہم جاری اخراجات بڑھائیں. اگر ہم عام لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے کمر کس لیں تو شاید حکومت میں کوئی گنجائش ہے سر خرچ؟ یہ بہت ویلڈ سوال ہے. جب آپ کسی سے کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس آپشن نہیں ہے, ہم لیفر کرو کے سائڈ پہ ہیں مگر مجبوری سے ہیں, تو سٹیزن ہیو اے رائٹ ٹو آسک دا گورنمنٹ کہ بھائی پھر آپ کیا کر رہے ہیں, دین وٹ آر یو ڈوئنگ. میرا خیال ہے کہ ایک بہت میجر کام فیڈرل گورنمنٹ میں ہو رہا ہے. آئی ایم ناٹ اویئر آف پروونشل سائٹ. فیڈرل گورنمنٹ میں ہو رہا ہے. دیر از دس رائٹ سائزنگ کمیٹی دیٹ از ہیڈڈ بائی دا فائنانس منسٹر. اس میں 2 منسٹریز اور ملٹیپل اٹیچ ڈپارٹمنٹس بند کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے. سو ایک میں ان کی کچھ شروع کی میٹنگز میں خود بھی شریک رہا ہوں وین آئی واز سیکریٹری پاور. ایک آرگنائزیشن سے یہ 3 سوال پوچھے جا رہے ہیں. پہلا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ جو کام کرتے ہیں یہ پبلک سیکٹر میں ہونا بھی چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. So this is the first question that is asked from each organization. So why not this should be left to the private sector. دوسرا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ کے کام کا کچھ ایسا حصہ ہے جو پبلک سیکٹر میں ہی ہو سکتا ہے, فار ایگزامپل اس میں کوئی پبلک گڈ انوالو ہے یا کوئی نیچرل مونوپلی کی ایسی فارم انوالو ہے جسے آپ پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں لے کے جا سکتے, اور اس کے اوپر پبلک فائنانس میں سفیشینٹ کرائٹیریا موجود ہیں جو یہ طے کرتے ہیں کہ دس ورک شوڈ بلانگ ٹو پبلک سیکٹر اور ناٹ, اسے وہ اس کمیٹی کے سامنے اگر جسٹیفائی نہ کر سکے تو وہ ادارہ بند ہو جاتا ہے یا اس کا وہ حصہ بند ہو جاتا ہے. اور یہ اس وقت کنٹینیوس ایکسرسائز ہے. فائنانس منسٹر آئی تھنک ہولڈس
मीटिंग एवरी वीक और बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से उसमें काम हो रहा है. उसमें हमारे एक दो बड़े काबल लेजिस्लेटर हैं, बिलाल कियानी साहब हैं, वो उसमें हैं, एक दो सलमान साहब हैं, सलमान अहमद साहब मैकेंजी में रहे, वो भी उसमें शामिल हैं, और एंड ऑल द इम्पोर्टेंट सेक्रेटरीज आर पार्ट ऑफ दैट एक्सरसाइज. और बिल्कुल बारीकी से वो काम हो रहा है. तो अगर कोई ये इस बुनियाद पे नहीं कि हमारा अदारा इतनी देर से है और वो जो यूजुअल नरेटिव है उसको कोई नहीं मान रहा उस कमेटी में. तो कोई एक सेकंड सर, ये मैं थोड़ा सा खत्म कर लूं सर. दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि अगर ये पब्लिक सेक्टर से बिलोंग करता भी है, फर्ज किया ये दिस गुड शुड बी डिलीवर्ड बाय द पब्लिक सेक्टर और शुड बी फाइनेंस्ड बाय द पब्लिक सेक्टर, इस तरह तक जस्टिफाई हो भी जाए, तो उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि इसके लिए क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ये फार्म होना जरूरी है या नहीं है. तो ये भी साबित करना पड़ेगा कि इसी फार्म में होगा, वरना वो कमेटी ये कह रही है कि ठीक है जी हम पब्लिकली इसे फाइनेंस तो करेंगे लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगी, हम इसे डिलीवरी मोड इसका बदल देंगे. थर्ड क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि अगर ये पब्लिक सेक्टर का भी है और इसका डिलीवरी मोड भी नहीं बदला जा सकता, तो क्या ये फेडरल गवर्नमेंट नहीं करना है, या दिस कुड बी डन एट सम अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. सो जो हमारा फेडरलिज्म का तस्वर है उसके अंदर क्या ये प्रोविंशियल लेवल पे होना चाहिए, लोकल लेवल पे होना चाहिए. देयर इज वन एग्जांपल, पीडब्ल्यूडी, एक आपने नाम सुना होगा, बहुत देर से पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, दैट हैज ऑलरेडी बीन स्लैश्ड. इसी तरह बहुत सी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको स्लैश किया. आपको याद होगा जब आप फाइनेंस मिनिस्टर थे, पीडब्ल्यूडी के आपके पास बहुत इश्यूज आते थे, लेकिन ये बहुत बारीकी का काम है. ये इस तरह नहीं है कि हम, लेकिन ब्रॉड प्रिंसिपल्स जो मैंने आपसे शेयर किए, इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर पूरी तन्हाई से. ऐसा भी हुआ कि एक दो मिनिस्टर्स आए और उनके सेक्रेटरीज ने बड़ा फोर्सफुली अपना केस पेश किया, एंड दिस कैबिनेट कमेटी जो राइट साइजिंग के बनी, उन्होंने कुछ चीजों से एग्री कर लिया, लेकिन जब कैबिनेट में गया तो कैबिनेट में इन लार्जर फोरम उनसे भी नहीं एग्री किया गया और उन्हें फैसला किया गया कि नहीं, भले ही इस कमेटी ने कुछ 5% 10% उन्हें गुंजाइश दी है, उसको भी खत्म कर दे. बिल्कुल रिसेंटली ये हुआ है. सो दिस इज गोइंग ऑन माशाल्लाह सर. लेकिन कोई नफरी कम हुई है सर? बिल्कुल बिल्कुल. उसमें आपकी जो पोस्टें हैं वो खत्म होंगी, बहुत सारी पोस्टें कुछ खत्म हुई भी हैं, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि हमारे यहाँ ना पब्लिक सेक्टर में कुछ आपकी लाइबिलिटीज है. दो तरह की लाइबिलिटीज है. एक वो जो आप ऑलरेडी लोगों को एम्प्लॉय कर चुके हैं और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसके आगे कोर्ट्स के और लीगल मैटर्स हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अभी आपने भर्ती करना है. सो जब ये खत्म होता है तो पहली बात तो ये है कि वो बहुत सारी जो फ्यूचर लायबिलिटी क्रिएट होनी थी वो खत्म हो जाती है, और दूसरा इनका क्योंकि कहीं और आप डिस्पोजल करते हैं या उसको कोई मेथड बनाते हैं तो उससे एट्रिशन आती है, और जब एट्रिशन आती है तो इवेंचुअली ये काम हो जाए. सो इस अगले फाइनेंशियल ईयर में मुझे आप नंबर्स याद नहीं है, मेरा ख्याल आज फाइनेंस सेक्रेटरी किसी एक सेशन में है, अगर उनसे पूछा जाए तो ही माइट हैव इवन रिमेंबर द नंबर्स, क्योंकि दिस एक्सरसाइज इज नॉट बीइंग लेड बाय एफबीआर, इट इज बीइंग लेड बाय फाइनेंस. सर जो मुझे, अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा इस पे बात करके अगले क्वेश्चन पे चले जाऊं, कि जो मैंने सुना है कि 1.5 लाख पोस्टें खत्म की गई हैं, लेकिन वो सारी की सारी वेकेंट पोस्ट थी, किसी पे आसामी नहीं था. मगर चलो अगले साल की हायरिंग तो कम हो सकती है. सर जो अब अगला मैं आखिरी सवाल पूछ लूँ सर, ये जो आपने एक बात भी की थी कि वी हैव टू फिगर आउट कि कौन सा लेवल होना चाहिए, प्रोविंशियल होना चाहिए, फेडरल होना चाहिए, लोकल होना चाहिए, तो आप लोग जो टैक्स जमा करते हैं, एंड पीपल शुड नो दिस, कि जो आप वफाक में टैक्स देते हैं उसका तकरीबन 57.5% पैसे जो हैं वो सूबों को चले जाते हैं. तो सूबे भी आपके पैसों से ही फंड होते हैं. इनफैक्ट 60% से ज़्यादा चले जाते हैं सूबों को पैसे, बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स. सो डू यू थिंक कि गिवन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बजट एंड गिवन द डेफिसिट, इस साल 9,000 अरब रुपए का डेफिसिट का तखमीना है, अबाउट 8% ऑफ GDP, थोड़ा सा कम हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है. तो डू यू थिंक कि इस NFC अवार्ड को चेंज किए बगैर और बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए बगैर हम बजट डेफिसिट को कंट्रोल कर सकेंगे? देखिए, पाकिस्तान का जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट का बजट है उसके दो बड़े हिस्से हैं. एक वो जो इस वक्त एक्सपेंडिचर फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, और एक जो हमने पास्ट एक्सपेंडिचर किया उसकी हम डेट सर्विसिंग कर रहे हैं. सो डेट सर्विसिंग लास्ट ईयर वाज रफली हाफ ऑफ द टोटल वन. तो वो पास की एक लाइबिलिटी है, और ये मैं बिल्कुल मुफ्ता साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि ये नंबर इतना बड़ा है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट अपने डिविजिबल पूल का वो हिस्सा लेती रहे जो ले रही है तो उसमें बड़े इश्यूज हैं. लेकिन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है बिटवीन प्रोविंसेस एंड फेडरेशन, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल जो अरेंजमेंट है इसको चेंज करने की बजाय इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है. सो क्या इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा? जो इम्प्लीमेंट हो रहा है वो ये है कि जो सूबों का हिस्सा है डिविजिबल पूल में वो सूबों को मिल रहा है. क्या नहीं हो रहा?
जो सूबों के कुछ करने के काम हैं वो अभी तक फेडरेशन में हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोशल सिक्योरिटी इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, आपके इलम में है, लेकिन हमारा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम जो गरीबों के लिए है, BISP, वो फेडरेशन से फाइनेंस हो रहा है। सो इवेंचुअली सूबों और फेडरेशन की मर्जी से, इसकी बजाय कि इसके ऊपर फेडरेशन को यूनिलैटरल एक्शन ले, सूबों और फेडरेशन को मिल बैठने की, और मेरा ख्याल है इसके ऊपर ऑलरेडी मिल बैठ रही है। फाइनेंस मिनिस्टर और सूबों की फाइनेंस टीम्स ने इस पे अपना काम शुरू कर दिया है कि ये जो फेडरल इम्बैलेंस है इसको एड्रेस करने के क्या तरीके। मसलन फॉर एग्जाम्पल, there could be some arrangement जिसमें ये जो पास लाइबिलिटी है इसको सूबे और फेडरेशन शेयर कर ले, और कोई उसमें सनसेट क्लास लगा दें कि जब ये लाइबिलिटी क्लियर हो जाएगी, मुझे पर्सनली आई डोंट थिंक कि सूबों का जो शेयर है वो ज्यादा है, मेरी जाती ये राय नहीं है। पाकिस्तान इस सिचुएशन में जो है तो लगता है कि ज्यादा है, वरना देखिए मोस्ट ऑफ द फंक्शंस हैव टू बी परफॉर्म बाय द, आपकी पुलिसिंग है, आपकी हेल्थ है, आपकी एजुकेशन है, तो सूबों का शेयर कम करने की जरूरत नहीं। ये जो एक हमारी पास लाइबिलिटी का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, इसे हल करने के लिए सबको मिल बैठने की जरूरत है और टैक्स GDP रेशियो को भी ठीक करने की जरूरत है। ठीक है सर। अब ये आपके पास आऊंगा मैं। जी मैं सबके पास आऊंगा। आप कोई बचा है माइक ले जाकर ले जाओ इनके पास माइक। सवाल आप मुझसे पूछिएगा, मैं इनको डायरेक्ट मॉडरेटर मिफ्ता साहब पहली दफा मॉडरेटर है, वरना इधर होते हैं। और जब आपने मिफ्ता साहब से सवाल करना हो तो आप मुझे पूछिएगा, मैं फिर चाह रहे हैं कि मुझसे सवाल पूछा जाए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इनसे पूछा जाए। पूरा महफिल तो ये है ना। हेलो, नहीं आवाज हेलो, माइक करीब नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रहा। अब जी बात। जी क्योंकि लोग टैक्स के अंदर मौजूद हैं। सवाल इसको एड्रेस कर ले पहले। जी सर, तो क्योंकि लोग टैक्स के अंदर मौजूद हैं, आप उन्हीं को एम्प्लॉय करते रहते हैं। मिफ्ता साहब भी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे वो भी आप ही की तरह बातें बड़ी प्यारी करते थे, सभी करते आए हैं। नहीं, मैं सर पिछली दफा सर प्लीज एक मैं इनसे बहुत अच्छी बातें करता हूं। जी मैं भी मेरे वर्ड यही थे कि आप प्यारी बातें करते थे। लास्ट टाइम आप थिंक फेस्ट पे आए, क्योंकि अब आप गवर्नमेंट से बाहर है तो आसान है कहना। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है, 2.5 मिलियन रिटेलर्स हैं, हम उनको कुछ नहीं कह सकते। एग्रीकल्चर को हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सैलरी वाला बंदा जो टैक्स दे रहा है, जो दे रहा है, उसको आप इस पे कोई रैशनलाइज कर भाई मैं तो वजारत कुर्बान कर दी, इस पे क्या बातें कर रहे हो लोग। बात सर इसको कोई रैशनलाइज कर दें, क्योंकि आपको सिस्टम वाले बंदों को निचोड़ते हैं, वो बहुत ज्यादा। आपका सवाल आ गया। आई थिंक ही अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। मैं आ रहा हूँ, आप पे भी आ रहा हूँ सर। इनके पास जाऊंगा फिर आपके पास आऊंगा। बेटा इधर मेरी बात सुनो। ये साहब के ऊपर खड़े हो जाए, आप इन साहब के ऊपर आ जाए, आप सवाल का जवाब दीजिए। ये दुकानदारों पे क्यों टैक्स नहीं कर रहे हो? इस पे कर ले इससे पहले कि आप शुरू करें, या यू वांट टू टेक इट? जी अच्छा देखिए, रिटेल सेक्टर और होलसेल सेक्टर में टैक्सेशन एक मेजर इशू है। आपके इल्म में है कि हमारे पास कोई टोटल 3.6 मिलियन की पॉपुलेशन है, लेकिन ये भी सब के सब वो जो मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी ना कि टॉप 5% में टैक्स लाइबिलिटी कितनी है और बाकी, इनमें भी सब में बहुत हाई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है। ऊपर की एक लेयर है जिसमें है। मैं आपको एक नंबर इनकरेजिंग शेयर करना चाहता हूं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल रिटेलर फाइलर थे वो 2 लाख थे। इस साल जो सितंबर में हमें रिटर्न आई है उसमें रिटेलर 6 लाख हुए। मैं आप बता रहा हूं ना 3.6 मिलियन, मैंने पहले आपको आउट ऑफ बताया और फिर आपको नंबर बताया। अब क्या 3.6 मिलियन को मैं फाइलर बनाना चाहता हूं? इसमें वो रिटेलर भी है। ये नंबर कहां से आया 3.6? जिस बंदे का बिजली का कमर्शियल कनेक्शन है वो हमने उसे रिटेलर समझा है। अच्छा 3.6 रफली रिटेलर और होलसेलर नहीं होंगे, उसमें कुछ ऐसी एस्टेब्लिशमेंट भी जो अदर देन रिटेलर है, वो कुछ 3 मिलियन के। इस 3 मिलियन से मेरी पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जहां 90% टैक्स लायबिलिटी लाई करती है, वो पहले 6 या 7 लाख है, यानी 0.6 मिलियन है। जिन 30 लाख में से कुछ 6 लाख के या 8 लाख अगर आ जाए हमारे सिस्टम में, तो 90% टैक्स लायबिलिटी वहां लाई करती है। अब क्या उनका सिर्फ टैक्स नेट में आना काफी है? वो काफी नहीं है। टैक्स नेट में तो आ गए हैं, वो फाइलर तो बन गए, लेकिन उन्होंने अपनी इनकम को अंडर डिक्लेयर कर दिया है। उन्होंने कहा जी हमें तो कोई इनकम हुई नहीं,
अच्छा, अब ये देखें, इनकम नहीं हुई उसका एक तरीका ये है कि आप 7 लाख लोगों का ऑडिट खोलें, उनकी डिटेल शीट्स देखें, आप अपनी डिपार्टमेंट की कैपेसिटी डेवलप करें, आप थाउजेंड्स ऑफ ऑडिटर्स को हायर करें उस काम के लिए जो हम कर रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ ये एक तरीका है? आखिर ये लोग जो इनकम 6-8 लाख जो ये हाई एंड होलसेलर रिटेलर हैं, ये जो इनकम कमा रहे हैं, ये कहीं वो स्पेंड भी तो कर रहे हैं। क्या जो सूतर मंडी का आपका होलसेलर है वो इनकम को घर में घड़े में तो नहीं रख रहा ना, वो या तो किसी और बिजनेस में यूज कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या वो प्रॉपर्टीज खरीद रहा है, या वो गाड़ियां खरीद रहा है। तो हम ये जो अभी लेजिस्लेशन लाए, अगर आप उससे गुजरे हो, तो बोथ ऑन सेल्स टैक्स साइड and on income tax side sufficient measures are being built जिसके जरिए ये स्पेंडिंग पॉसिबल नहीं रहेगी until and unless आप वापस जाके अपनी इनकम को दुरुस्त डिक्लेयर करते हैं। थैंक यू राशिद भाई, यहीं पर रुकना है बस। तो आइए if you allow me a question है। जी आप पूछिए, सवाल पूछिए। हाँ जी, अच्छा, डॉन से हूँ जी, फैसल इकबाल। जी फैसल साहब, कैसे हैं आप? जी फाइन सर। ऐसा ये है कि जो ताजर है, होलसेलर की बात करें, वो फिजिकली रेजिस्ट कर रहे हैं। पिछले दिनों कस्टम्स के लोगों पे या लाहौर में फायरिंग हुई, और ये इस तरह की आप मतलब हाउ यू गोना एनफोर्स उस लेवल पे स्ट्रीट बाजार में जाके आपके इंस्पेक्टर्स, और ये उनके लिए कोई एक थैंक यू फैसल। एक और सवाल। नहीं एक सवाल सर, थैंक यू सर इफ यू अलाउ मी टू। नहीं एक मिनट सर, एक मिनट। टैक्स लॉ जो है ना, ये सिविल लॉ की तरह ऑपरेट करता है, ये क्रिमिनल लॉ की तरह ऑपरेट नहीं करता। बुनियादी तौर पर ये आप बात समझते हैं। हम टैक्स लाइबिलिटी को सिविल लॉ की तरह स्टेजेस में एस्टैब्लिश करते हैं। तो हमारे पास एक तो ये ऐसा नहीं है कि हम मोबाइल भेजेंगे और उधर से जाके बंदा उठा लेंगे और उसे कहेंगे तुमने टैक्स क्यों नहीं दिया। हम उसके डिफरेंट चीजों को डॉक्यूमेंट करते हैं, और वो जो डॉक्यूमेंट करने की कैपेसिटी है उसमें हम 3 काम कर रहे हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये आप जरूर समझें। हमारा एफबीआर में हम 3 बड़े काम कैपेसिटी साइड पे कर रहे हैं। इस वक्त हमारे कोई 700 ऑफिसर्स हैं जिन्हें हम यूनिट ऑफिसर कहते हैं। आप समझे, हमारा जो यूनिट ऑफ वर्क है ACDC लेवल पे लोग हैं, 17-18 के जो लोग हैं। ये जो 700 अफसर हैं, इनके पास नीचे कोई कैपेसिटी नहीं थी जिनसे ये काम लेते, और लोड ऑफ वर्क बहुत हाई था। अब वो जो लोड ऑफ वर्क बहुत हाई था, हम कोई 1600 ऑडिटर्स, प्रोफेशनल ऑडिटर्स, CAs वगैरह जिन्होंने आर्टिकल्स किए हुए, वो हायर कर रहे हैं, वो उनको दे रहे हैं। दूसरा हम बड़ा ये काम कर रहे हैं कि हम ऑफिसर्स का इंसेंटिव स्ट्रक्चर बदल रहे हैं। ये पहली दफा पाकिस्तान में हो रहा है। ये अगर आप जरूर आपके इंटरेस्ट का है, क्योंकि ये सिविल सर्विस में जो बहुत सारी कबातें हैं, उसकी वजह यह है कि जो अच्छा काम करता है, जो बुरा काम करता है, उसमें कोई तमीज नहीं है। और ये मतलब सिर्फ एफबीआर में नहीं है, ये बाकी तमाम महकमों में। अभी हम क्या करें, हमारा जो ग्रेड 17 का अफसर इस वक्त हम कराची पोस्ट करते हैं या किसी भी जगह, उसकी जो टेक होम सैलरी है वो 95,000 रुपीज है। अच्छा, आप ये सोचें कि ना उसको हम कोई रहने की जगह देते हैं, ना उसको कोई मोबिलिटी के लिए मदद करते हैं, और उससे कहते हैं आप तुम वो जाओ एंड यू आर देयर, और तुम आप बाकी तमाम इंतजाम अपनी जाओ हशमत से करो। तो ये जाओ हशमत से जब इंतजाम होगा तो टैक्स तो सही कलेक्ट नहीं होगा ना। अभी हमने क्या किया है, फेडरल कैबिनेट ने प्राइम मिनिस्टर साहब की लीडरशिप में उन्होंने अप्रूव किया एक मेजर इंसेंटिव पैकेज। इसमें क्या होगा, हम ऑफिसर्स को उनकी इंटेग्रिटी और उनके वर्क आउटपुट की बुनियाद पे 5 शेड्स में लेके जा रहे हैं, ABCDE, और ये हर 6 महीने बाद पीरियोडिकली रिपीट होगा। इसकी पहली एक्सरसाइज इसी महीने हो रही है, जनवरी में हो रही है, और उसमें जो A कैटेगरी में 20% आएंगे, दिस इज फोर्स रैंकिंग मेथड, 20% A में या 20% E में है। जो E है विच इज द वर्स्ट पार्ट, उसकी सैलरी में तो कोई इंक्रीज नहीं हो रही, और उसकी पोस्टिंग भी उस हिसाब से बुरी जगह होगी वगैरह वगैरह, जहां वो ज्यादा सरकार का नुकसान ना कर सके। लेकिन A कैटेगरी को रफली 4 लाख रुपया सैलरी मिलेगी। सो हम 4 गुना उसकी बढ़ा रहे हैं कैटेगरी की, B की 3 गुना, C की। सो देयर इज अ कैस्केडिंग मॉडल। तो इसके साथ एनोनिमाइज तरीके से पीयर रेटिंग को यूज करके और एक्सपर्ट पैनल को यूज करके उनकी वर्क क्वालिटी और उनके जो इंटेग्रिटी के लेवल्स हैं उनको भी साथ डॉक्यूमेंट करें। और जब ये हो तो ये एक बड़ी मेजर तीसरा हमारा इश्यू ये था कि टू अर्ली। आपको यहाँ पे रोक लूँ बस, मैं कहा था ये अच्छा हो गया जवाब, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया। मैं सबके पास कोशिश करके आऊंगा, तो एक्स्ट्रा टाइम भी खींचेंगे। जी सर, मैं आऊंगा आपके पास। जी, मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं फाइनेंशियल विजिट नहीं हूं, मैं इस टेक्निकल जार्गन से कुछ भी मेरा ताल्लुक नहीं है। मैं प्रोफेसर ऑफ आर्किटेक्चर हूं। मैं आपको एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं।
यहाँ आवाम बैठी है और आप लोग जो है तकरीबन बादशाहत के साथ हैं। तो हमारा मसला ये है कि जब तक ये बादशाहत कंटेन नहीं की जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ हिस्टोरिकली कि मुगलिया सल्तनत जो थी उसका फॉल जो था वो उस शख्स के हाथों हुआ जिसने आर्किटेक्चर का पिनेकल अचीव किया। बादशाह साहब अपना ताजमहल बनाने के लिए इतने टैक्सेस लगाए कि पूरी निज़ाम सल्तनत डूब कर रह गया। मैं आपसे कहता हूँ कि जब तक ये निज़ाम आपका ऐसा रहेगा जिसमें आप लोग बादशाह हैं और हम अवाम हैं, तो इसमें मुमकिन नहीं है कि हमारा मुल्क। तो एक तो ये देख लीजिए कि मैं नॉन टेक्निकल होते हुए भी ये बता सकता हूँ कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है जब तक कि बादशाहत ख़त्म नहीं होगी, और बादशाहत ख़त्म करना नहीं चाहता। तो एक तो ये सवाल है। सर ये बादशाह नहीं है ना, मैं बादशाह हूँ, हम सबको पता है बादशाह कौन है। देखिए, नहीं मुझे मालूम है आप बादशाह नहीं है तो बादशाह के मसाइल तो हैं। आप मुफ्ती साहब बादशाह नहीं है, बादशाह के मसाइल तो हैं, इसीलिए इतराते फिरते हैं शहर में। तो मतलब मैं अपना सवाल खत्म कर लूँ। राशिद साहब से दूसरा सवाल ये है कि जब हुकूमत ने शुरू किया है कि हुकूमती ढांचा कम किया जाएगा, तो मेरा ये ख्याल है और मेरा सवाल भी आपसे ये है कि मेरा ख्याल ये है कि अगर पाकिस्तान में FBR को ख़त्म कर दिया जाए तो शायद बेहतरी की तरफ जाएगा पाकिस्तान, लोग ज़्यादा टैक्स देंगे। ठीक है सर, आई थिंक आपका कमेंट आ गया। जी सर। जी थैंक यू मिफ्ता साहब। मैं डॉक्टर अदनान हूँ, वाइस चांसलर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जिसमें याकूब बंगिश इज़ वर्किंग। मेरा इस वक्त टेनियर मिल गया जी आप वीसी है वहाँ पे? जी आई नीड टू टॉक सर टू आप तो इधर आए ना। नहीं तो मुझे आप पहले बता दें, मैं वुड हैव कम टू यू सूनर। सो अभी एक रिसेंटली मैं क्विक क्वेश्चन करता हूँ, और भी हैं तो फिर आपसे बाद में बात करेंगे। इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ये है कि पीपल जो अच्छे लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, दे आर लीविंग द कंट्री, एवरीबॉडी नोज। और उसकी मेजर वजह इकोनॉमिक है, उनकी जो सैलरी के ऊपर जो हम नहीं उसको कॉम्पनसेट कर रहे एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर या फिर बाहर जाके। अब रिसेंटली एक चीज़ पता चली है, रिसर्चर और एजुकेशनल के ऊपर टैक्स रिबेट था 25%। वो जो 25% है उसके ऊपर जब ये फिस्कल स्टार्ट हुआ, ये बड़ी डिबेट हुई, वो किसी हद तक कोई कन्फ्यूजन रही। अब दोबारा ये बात शुरू हो गई है कि वो रिबेट ख़त्म कर रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा हिट करेगा सैलरीज के ऊपर। और ये लोग जो ऑलरेडी हम जिनको रिटेन किया हुआ है, मेरा ख्याल सवाल आ गया आपका। जी सवाल ये है सर कि क्या ये रिबेट खत्म करेंगे जो टीचर्स को देते हैं? क्या सेक्टर कमांडर IMF ने आपको ये कहा है? देखिए क्या प्रिंसिपल क्या है, पहले प्रिंसिपल की बात। आई मीन सॉरी, मिशन चीफ। सो टैक्सेशन का एक बुनियादी जो प्रिंसिपल है वो ये है कि यू हैव टू ट्रीट एवरीवन यूनिफॉर्मली। सो अगर एक इनकम रेडी वाले की है ₹1,00,000 है और एक प्रोफेसर की इनकम ₹1,00,000 है, तो वो यूनिफॉर्मली ट्रीट होगी। हम करते क्या थे, उसूलन प्रोफेसर की सैलरी ज्यादा होनी चाहिए थी। हमने सीखा सैलरी तो ज्यादा हम नहीं देने की पोजीशन में से, हम उसे जो उसूलन देनी चाहिए वो नहीं देने की पोजीशन में, तो आपको टैक्स रिबेट में ₹25,000 दे देते हैं या ₹50,000 दे देते हैं। ये गलत तरीका है। ये आपने जो देना है उसे अपफ्रंट दें और स्टेट करें कि हमने ये दिया। ये जो रिबेट्स का कंसेप्ट है, रिमिशंस का कंसेप्ट है, ये कंसेप्चुअली गलत है कि आप फलां आदमी से जब हम लेंगे तो 10% टैक्स लेंगे, फलां से 5% लेंगे। हाँ, अगर उसका इनकम लेवल डिफरेंट है तो वो तो प्रिंसिपल दुरुस्त है, लेकिन अगर इनकम लेवल सेम है तो ही शुड हैज टू बी सब्जेक्टेड टू द सेम। इस वक्त बहुत सारी एग्जिस्ट करती हैं, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। असूली तौर पर हमारा सफर उस तरफ होना चाहिए कि जहां पे ये जो डिस्टॉर्शन है, जो टैक्स सिस्टम की डिस्टॉर्शन, ये कम से कम होती जाए। अगर ये कम नहीं होंगी, अगर फर्ज किया किसी यूनिवर्सिटी के बजट में सैलरी हेड में 80 मिलियन रुपीस है, तो असूलन वो सैलरी हेड बढ़ाने की जरूरत है, इसकी बजाय कि आप टैक्सेशन का रेट कम कर दें और उससे ये समझे कि जी हम तो टोटल 80 मिलियन की। यूनिवर्सिटी को पता होना चाहिए कि वो ट्रू सैलरी क्या दे रहे हैं। सर थैंक यू। सवाल आ गया। जी बेटा।
سر ہمارے یہاں نا شبہ زادی صاحب تھے آپ سے پہلے ایف بی آر کے چیئرمین. کدھر ہے یار آواز نہیں آ رہی. وہ کھڑے ہو جاؤ. شبہ صاحب نے کہا کہ پاکستان کی اکانومی کے 3 مسئلے ہیں, ایک ریئل اسٹیٹ ٹیکس نہیں دیتا, ایک ایگریکلچر ٹیکس نہیں دیتا, دوسرا اسمگلنگ ہے. کیا اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایشو تو آپ کو پتہ ہے سارے, اس میں کیا ڈیپ اسٹیٹ کے رول کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا کچھ کر رہے ہیں آپ؟ تھینک یو بیٹا. یہ مائک جو ہے نا بیٹا, یہ مائک لے کے وہ خاتون کو دے دو ان کو. دیکھیں 3 ایشوز ہیں. اسمگلنگ ہے, بالکل ایشو ہے. ایگریکلچر انکم ٹیکس کم صوبوں کے پاس ہے, وہ نہیں کلیکٹ ہو رہا, یہ بھی ایشو ہے. سو اسمگلنگ کا ہمارا ایک لارج والیوم تھا اور اس کے اوپر تمام پوری گورنمنٹ نے بہت یکسوئی سے کام کیا ہے. اور اگر آپ نومبر دسمبر کا ڈیٹا دیکھیں پی او ایل کی امپورٹس کا, تو آپ کو ایک واضح انکریز. تو سب سے زیادہ اسمگلنگ کس چیز کی ہو رہی تھی؟ پی او ایل کی ہو رہی تھی, پیٹرولیم پروڈکٹس کی. پیٹرولیم پروڈکٹ, ڈیزل کی جو اسمگلنگ ہوتی ہے. جب وہ ہوا تو آپ کا جب اس پہ اسمگلنگ کے اوپر کام شروع ہوا تو اس سے ایک میجر چینج آئی کہ آپ کا 15 سے 20% جو فارمل امپورٹ ہے وہ بڑھ گئی. گورنمنٹ جو مجھے جہاں جہاں نظر آتا ہے, مجھے کسی جگہ گورنمنٹ کا کوئی حصہ اس بات کی فیور میں نہیں لگتا کہ وہ کوئی اسمگلنگ ہو یا اسمگلنگ نہ ہو, اسمگلنگ کو روکا جائے. تمام لوگ روکنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اس میں دیکھیں ہمارا پورس بارڈر ہے, افغانستان کا بھی, ایران کا بھی. اٹس اے لارج پورس بارڈر, اور یہ اس طرح اس سینس میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی جغرافیکل بیریئرز نہیں ہے وہاں پہ جس کے اوپر رکیں. جیسے بہت سارے ملکوں کو یہ ہوتا ہے سمندر ہوتا ہے یا کوئی پہاڑی سلسلہ ایسا ہوتا ہے, ہمارا بارڈر بالکل ایسے ہے کہ اس میں دوسری سائڈ اور اس سائڈ میں کوئی فرق نہیں ہے. اس میں بہت لوگ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں, بہت محنت ہو رہی ہے. ہم دیکھیں اور بہت سارے مسائل ہیں جو اس بارڈر کے اوپر, ہمارے ٹیررزم کے باقی ایشوز ہیں. آپ اسمگلنگ کو روکنے کی مجھ سے بات کر رہے ہیں, بالکل اسمگلنگ ایشو ہے, اس کے اوپر میجر کام ہو رہا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس سے 100% کامیابی ہوگی, تو نہیں ہوگی. بہت ساری کمیونٹیز ہیں, ولیجز ہیں جو اکراس دا, لیکن پہلی دفعہ پاکستان کسٹمز جس کے کچھ آفیسر مجھے نظر بھی آ رہے ہیں, ان کے اوپر ایک میجر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. سو ہم ڈیجیٹل انفورسمنٹ کا ایک نیا کنسپٹ لا رہے ہیں. دیکھیں جو اسمگل گڈز ہوتی ہے وہ کہاں جاتی ہے؟ وہ مارکیٹ میں بکتی ہے نا. تو اگر آپ مارکیٹ سائڈ سے اسے کنٹرول کر لیں تو پھر بھی اسمگلنگ کم ہو جائے گی. اور اگر آپ اور اگر بارڈر سائڈ سے کر لیں تو تب بھی ختم ہو جائے گی. سو وٹ وی آر ڈوئنگ از کہ ہم تمام لیجٹ گڈس ٹرانسپورٹ کو ای وے بل سسٹم پہ لا رہے ہیں. یہ 1-2 سال لگیں گے, اس میں بالکل لگیں گے. اور جو ایلیجٹ ٹریڈ ہے اس کے اوپر ہم بیریئرز کریٹ کر رہے ہیں مارکیٹ ٹاؤنز کی طرف جاتے ہوئے. فار ایگزامپل ابھی ایک نئی ہم نے کلیکٹریٹ اپروو کی ہے وچ از انڈس کلیکٹریٹ. تو انڈس کے کوئی 22 بریجز ہیں, ان کو کراس کیے بغیر 80% آف دا مارکیٹ میں نہیں پہنچ سکتے. تو اس کے اوپر ہم ڈیجیٹل انفورسمنٹ اسٹیشنز بنانے جا رہے ہیں وچ از اے بگ پروجیکٹ. انشاءاللہ اس کے 6 مہینے سال بعد اس کے ریزلٹس آنے شروع ہو جائیں گے. السلام علیکم, میرا نام زنیرہ عظیم ہے. میرا ایک کوسچن یہ ہے کہ جو ہم موبائلز وغیرہ لیتے ہیں جو اینڈرائڈ اور ایپل کے فونز ہیں, اس میں پی ٹی اے پروف ٹیکسز کیوں ہیں؟ اگر کسٹمر پے کرنے سے فیل ہے, اس کا کیا کردار ہے؟ یا تو ٹیکس کم کیے جائیں پی ٹی اے پروف موبائلز کے, یا تو کسٹمر کو مجبور نہ کیا جائے ایسے اینڈرائڈ موبائل لینے کے لیے. آپ کا کیا خیال ہے کے ساتھ؟ ذرا دوبارہ بتائیں ایشو کیا آ رہا ہے آپ کو؟ مجھے نہیں آ رہا, لیکن عوام کو آ رہا جو ایپل فون خریدنے کی خواہش مند ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ انفلیشن. وہ پی ٹی اے والے اتنے ٹیکس کیوں لیتے ہیں, یہ پوچھ رہی ہو نا. پی ٹی اے والے تو ٹیکس تو نہیں لیتے ہوں گے نا, پی ٹی اے والے تو اپنی کو فی لیتے ہوں گے نا. پی ٹی اے ہماری کلیکشن ایجنسی ضرور ہوگی, لیوی لیتی ہے نا, جو وہ اپنی لیوی وغیرہ لیتے ہوں گے. وہ تو دیکھیں نا, مطلب بہت ضرورت کی تھوڑا ایپل کے علاوہ کام چلا لیں. سیمسنگ ہے ان کے پاس, سیمسنگ ہے, چاہیے. جی جی چل بول رہے بیٹا, آپ اونچے آواز سے بولو. چلو بولو. نہیں ایک سیکنڈ, آپ کو مائک بھجواتے ہیں, مائک بھجوائیں بیٹا. ایک منٹ, مائک آ رہا ہے. مائک دیکھیں, مائک. یہ دیکھو ایف بی آر چیئرمین بیٹھے ہیں, ہم وہ کیا تہذیب چل رہے ہیں. میں نے بھی بڑی ہمت دکھا کے سوالات پوچھے, ورنہ چیئرمین ایف بی آر جو ہے نا, یہ جو فرمایا یہ بادشاہ کے برابر ہوتے ہیں, یہ بادشاہ کے مصائب نہیں ہیں. جی سر, ملازم لوگ ہیں, ملازم. میں ایک سی ہوں سر, اور میں دیکھتا ہوں آپ نے بارہا یہ بات کی کہ ہمارے پاس جو ٹیکس فائلرز ہیں وہ بہت کم ہیں. میں آپ سے بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن ٹیکس پیئرز تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں.
बिकॉज 193 मिलियन नेटवर्क्स हैं, मोबाइल नेटवर्क्स हैं जो भी एक्टिव हैं, और उन सब से हम टैक्स, एडवांस टैक्स कलेक्ट करते हैं. मेरा छोटा भाई है 5000 के लिए मुझे कॉलिंग करता है, लेकिन जब वो बैलेंस करवाता है तो एडवांस टैक्स दे रहा है. तो आप इस चीज से एग्री करेंगे कि टैक्स पेयर हमारे पास ज्यादा ही है, टैक्स फाइलर्स कम होंगे? मैं आपकी बात समझ गया, बैठे थैंक यू. देखिए, ये बात दोस्त कह रहे हैं कि हम सेल्स टैक्स की मद में और एडवांस इनकम टैक्स की मद में उन लोगों से भी टैक्स ले रहे हैं. मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ. वो पिछले का अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ. हम ये जो इनकम टैक्स कलेक्ट करते हैं, इसमें से मैंने आपको बताया था ना कि मुख्तलिफ जो टॉप 1% है वो 500 बिलियन देते हैं, और फिर नेक्स्ट जो है वो कोई नेक्स्ट 4% जो है वो कोई 300 बिलियन के करीब देते हैं. तो ये हमारा एक गैप है जो कोई 700 बिलियन का पिछले साल में था. मजे की बात है कि कुछ 350 बिलियन ऐसे लोग टैक्स देते हैं एडवांस इनकम टैक्स की शक्ल में, जो अपने टैक्स रिटर्न में क्लेम नहीं करते. इसका क्या मतलब है? ये बहुत हाई रेशियो है. यानी कि उस बंदे ने इनकम टैक्स दे दिया हुआ है और वो क्लेम नहीं कर रहा. वो क्लेम क्यों नहीं कर रहा? कि जिस दिन वो क्लेम करने जाएगा उसे अपनी टैक्स रिटर्न में बाकी चीजें भी बयान करनी पड़ेंगी. आपकी जो कैश इकोनॉमी है वो रफली 25% है इस वक्त, आपके इल्म में है, जो कंपेरेबल कंट्रीज में 14-15% से ज्यादा नहीं है. तो ये जो पूरे का पूरा पर्ची के ऊपर निजाम चल रहा है, जिसके खिलाफ अभी हम लेजिस्लेशन लेके आए, ये जब तक कम नहीं होगी. आपकी बात दुरुस्त है, बहुत सारे वो टैक्सेस हम ले रहे हैं जो हमारे टैक्स फाइलर नहीं है उनसे ले रहे हैं. या बात दुरुस्त है? सर मेरा क्वेश्चन आपसे है. सर अभी आपने कहा कि आवाम बहुत ज्यादा टैक्स देती है और उसको बदले में क्या मिलता है. सर जैसे आप पब्लिक स्कूल्स देखें, कॉलेजेस, मुझे नजर नहीं आ लाइट की वजह से. अच्छा जी. पब्लिक स्कूल्स की एजुकेशन चेक करें तो सर क्वालिटी की एजुकेशन नहीं है. अगर हम देखें कि हमें टैक्स के पैसे से इन रिटर्न मिलता क्या है आवाम को. पब्लिक हॉस्पिटल्स देखें तो वहाँ आप चेक कर सकते हैं कि किस किस्म का बर्ताव किया जाता है आम आदमी के साथ. और सर आप चूंकि गवर्नमेंट में भी रह चुके हैं, आप ये FBR कहता है, लोगों से डिमांड की जाती है आम आदमी से कि वो टैक्स पे करे, फाइलर बने. सर मेरा सवाल ये है कि एक आम आदमी जिसको बदले में कुछ नहीं मिलता, वो हर इदारे का, जो पब्लिक इदारे हैं उनकी सबकी सैलरीज, आप जजेस की चेक करें, डॉक्टर्स की, टीचर्स की, आपकी सारी जिंदगी गुजर जाती है अदालतों के चक्कर लगाते. जो जज आपकी टैक्स के पैसे से सैलरी लेता है वो आपको इंसाफ नहीं देता. डॉक्टर्स आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देते. टीचर्स, आप गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट्स को देखें, वो पास आउट हो जाते हैं, प्रॉपर वो कुछ सीख ही नहीं पाते जब वो पास आउट होते हैं. तो सर ऐसा क्या है कि जब गवर्नमेंट या FBR एक आम आदमी से डिमांड करती है कि वो टैक्स दे, तो ऐसी क्या चीज है कि आप सवाल तुम्हारा समझ गया हूँ. सवाल तुम्हारा 2 मिनट पहले समझ गया. बेटा बैठ जाओ. माइक जो है ना बेटा, अब तुम ले लो माइक, आप बैठ जाए. मैं जवाब दे देता हूँ. मैं अपनी दानिश से जवाब देता हूँ कि अगर आपने मुझसे सवाल पूछा है. देखो, मैं 15 साल से ज्यादा से सियासत में हूँ और 2 मरतबा मैं 5-5 महीनों के लिए वजीर खजाना भी रहा हूँ. और पहली मरतबा वजीर खजाना 5 महीने रहने के बाद 5 महीने जेल में भी रहा हूं. तो बिल्कुल ये जो सर ने जो कहा है ना, मुझे बिल्कुल एहसास है कि बादशाह कौन है. ठीक है. और अभी अगली वाली बारी है जेल में जाने की, जब भी खैर कोई जल्दी नहीं है. देखो, पाकिस्तान का निजाम हुक्मरानी जो है ना वो फेल हो चुका है. झूठ सच्ची बात ये है. ठीक है. ये बाकी जितनी भी हम बातें कर रहे हैं ना, ये सब लिपस्टिक ऑन अ पेग है. इट्स स्टिल अ गॉडडैम पेग. ठीक है. आप जितनी भी लिपस्टिक लगा लें, हमारा निजाम हुक्मरानी फेल हो गया. यही मुल्क 1990 में साउथ एशिया में सबसे अमीर होता था. यही मुल्क 18 पॉइंट्स आगे था बांग्लादेश से. आज 30 नंबर पीछे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में. यही मुल्क जो है वो इंडिया से आगे था 8 या 10, आज 12 पॉइंट पीछे है. सो हमारा निजाम हुक्मरानी फेल हो गया है. हम ये हुकूमत जो है ना, मतलब आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दिस गवर्नमेंट, हमारी गवर्नेंस जो है ना, उसको अगर आप एक पापड़ देना कि तोड़ो तो वो नहीं तोड़ सकेगी. वो कोई काम नहीं कर सकती. ये जो सूबे में बेटा आप मुझे जवाब दे. ना 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 बीच में नहीं बोलो. सियासतदान हूं ना मैं, भाषण देने का शौक है. जिस सूबे में आप रहती है ना, दिस इज द बेस्ट गवर्न्ड प्रोविंस इन पाकिस्तान बाय फार. ठीक है. आई कम फ्रॉम सिंध, आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. पीपल हु लिव इन KP, व्हाटएवर, आई मीन वी ऑल नो द रियलिटी. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इधर भी गवर्नेंस डजंट वर्क. एक तो आपके पास लोकल गवर्नमेंट सिस्टम्स ही नहीं है. अब पंजाब ने तो एकदम जीरो कर दिया. पूरे का पूरा पावर जो है वो चीफ मिनिस्टर ने खींच लिया अपने हाथ में.
آپ کے پاس حکمرانی ختم ہو گئی ہے, آپ کو اپنا کنٹری کا ڈائریکشن چینج کرنا پڑے گا. اس کے بعد جب آپ کے ملک میں 78% 10 سال کا بچہ 2 جملے نہیں پڑھ سکتا ہو نا, 78% بچہ, so you've really failed. ٹھیک ہے, جب 40% بچہ اسٹنٹڈ ہو نا, you've really failed. So everything else is just lipstick on a peg really. People like Rashid work really hard, more importantly work intelligently. یہ بہتری لے کر آ رہے ہیں. انہوں نے کسٹمز کے اندر رشوتیں ختم کر دی ہیں, اسپیڈ منی اور یہ وہ بہت ساری انتظام کر کے. And he is to be congratulated. ٹھیک ہے, یہ سمجھتے ہیں اسٹیٹسٹکس کے 1% لوگوں کے اوپر کانسنٹریٹ کر رہے ہیں, عام دکانداروں کے اوپر کانسنٹریٹ نہیں کر رہے, لیکن there is a limit to what he can do or anybody can do unless we change the system. یہ میرا جواب آ گیا تم کو بیٹا, اب اس بچے کا سوال ہے. میں آپ کو نا ایک ایسے مثال دیتا ہوں, میں سمجھ گیا. دیکھیں آپ جو بات کر رہی ہیں نا, آپ سے کوئی ڈس ایگری نہیں کر رہا, تو آپ کو دوبارہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں بنیادی بات آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری انکریمنٹل چینجز ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں جو ہم نے ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت ابھی کی. کراچی میں آپ کی رفلی 2000 گڈز ڈکلیریشن ڈیلی آتی. ہماری ایوریج جی ڈی کلیئرنس ٹائم 106 گھنٹے. ابھی جو لاسٹ ویک ہے, جو یہ فرسٹ 8 days آف دس منتھ ہے, اس میں وہ 19 گھنٹے ہو گیا ہے. اچھا ایک اور مزے کی آپ کو بات, ریونیو میں فرق آیا آپ کو؟ سر نہیں, ریونیو میں فرق نہیں پڑا, ریونیو رفلی سیم ہے. میں 2 چیزیں اور بتاتا ہوں. تو اپریزر کیا کرتا تھا, وہ کہتا تھا کہ مجھے کچھ ڈاکومنٹس ایسے ہیں جو مجھے مزید چاہیے, تو اسے ہم ڈاکومنٹ کال ریکویسٹ کہتے ہیں. اور اسی طرح وہ کہتا تھا کہ مجھے شک ہے کہ اس کے کنٹینر میں کچھ اور ہے اور لکھا اس نے کچھ اور ہے, تو اسے ایگزامینیشن ریکویسٹ کہتے ہیں. یہ دونوں ریکویسٹیں یہ 80 سے 85% نیچے گر گئے. جہاں پہلے 100 کو وہ کال کر رہا تھا ایگزامینیشن کے لیے یا ڈاکومنٹس کال کے لیے, وہ 15 رہ گئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اب اس کے جو کلوژن تھا بٹوین دا اپریزر اینڈ دا امپورٹر اور دا کلیئرنگ ایجنٹ, وہ کلوژن ٹوٹ گیا. ان کے پاس آپس میں کوارڈینیٹ کرنے کا کوئی میتھڈ نہیں رہا. اب اس میں کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ نہیں تھی. ایک ہال ہے جس کو سینیٹائز کرنا ہے, ان کو اندر بٹھانا ہے. آپ بھلے اس کو انفارملی بھی اپنے لوگوں سے بھی چیک کریں. دس از کائنڈ آف
think that we need, اور یہ 80 to 85% of import ہے. And will you do this in all of Pakistan? سر یہ سر نہیں, ابھی 4 کلیکٹریٹ میں ہے کراچی کی, کراچی کی ساری پورٹس پہ ہو گیا ہے سر. اس میں سر میں آپ کو جو اصل بات بتانا چاہتا ہوں, this deals with 80 to 85% of all imports in this two country, اور speed money at the level of assessment as we speak is zero. ٹھیک ہے, تھینک یو. آخری سوال ہے جی بیٹا. سر آپ نے بات کی کہ ہم گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کو ختم کریں, گورنمنٹ ایکسپینڈیچر تو اس سے بے دریغ استعمال ہو رہا ہے. یہاں کچھ دیر پہلے ملک احمد خان آئے تھے, ان کے ساتھ آپ بائٹ پروٹوکول دیکھیں کہ کتنا زیادہ پروٹوکول تھا. کس طرح آپ پبلک ایکسپینڈیچر کو کم کر رہے ہیں. دوسرا سر, یہ تو اپنے اندر نیپوٹزم نہیں ہے کہ ڈی ایم جی کا بندہ ٹیکسیشن کو کنٹرول کر رہا ہے. ٹھیک ہے سر, آخری سوال ہے میرا. تو انہوں نے 2 سوال کیے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں کا پروٹوکول ہے بار پہ, وہ منسٹر کا سرکار, اسپیکر صاحب آئے. بھائی اسپیکر صاحب کا دیکھیں, اسپیکر ایک کسٹوڈین ہے ہاؤس کے, مطلب ہے مجھے نہیں پتا کہ کیا پروٹوکول تھا کیا نہیں تھا, بٹ دیٹس ناٹ اے کوسچن دیٹ بلانگس ٹو دس سیشن. آپ اس سیشن میں نہیں تھے جب اسپیکر صاحب آئے, کوسچن نہیں پوچھنے. آپ دیکھیں اس میں تو اچھا سر ان کے سوال لے رہے, 1 منٹ جی, آخری سوال لے رہے. انٹرنیٹ بند کرنے کا اس کا کیا تعلق ہے؟ میں سوال نہیں سمجھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کس کے اوپر ٹیکس ہے؟ اس پہ کتنا ٹیکس ہے؟ جو نان فائلر ہے وہ 25%, اور جو سوری نان فائلر 30% اور فائلر 25%. تو یہ تو اچھی بات ہے نا. نہیں, یہ کون کر رہی ہے؟ اسٹوڈنٹ ہے. یہ بات میں سمجھ گیا ہوں آپ کی. He is saying that the tax rate should be lower on e-commerce when people get money from outside, right? آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی تجارت کمپیوٹر پہ بیٹھ کر کرے تو اس کا ٹیکس ریٹ کم ہونا چاہیے, دکان پہ بیٹھ کے کرے تو زیادہ ہونا چاہیے. جو بات سے پیسے آ رہے جلدی سے. اچھا میرا یہ خیال ہے کہ الگ سے میں سمجھا نہیں ہوں, اس بعد میں پوچھ لیں گے آپ سے بعد میں بات. جی لیڈیز اینڈ جینٹلمین, مفتا صاحب, صرف مفتا صاحب, میں آپ خواتین و حضرات کا شکریہ کہتا ہوں. یہ چاہتے ہیں تھنک فیسٹ, دیکھیں اب بند کرا دیں نا سر. مفتا صاحب ایک لاسٹ کویسچن. نہیں بھائی بس کر لے بھائی. وہ تھینک یو.